कॉन्वर्सेशंस यहाँ हो रही हैं वो तो हो ही रही हैं, लेकिन उसके अलावा भी ढेर सारे, जब से मैंने जयपुर में कदम रखा कल रात से, तब से लेकर के अब तक इतने सारे तरह तरह के लोगों के साथ में एक जीवंत बातचीत, जीवन के बारे में भी, साहित्य के बारे में भी, फिल्म के बारे में भी, राजनीति के बारे में भी। तो मुझे आज इस मंच पर भी यहाँ पे सब लोगों के साथ में रहने में, सुनने में और बोलने में बहुत बहुत आनंद आ रहा है। और मुझे एक उम्मीद भी लग रही है, जो मुझे लगता है हम सब यहाँ शेयर कर रहे हैं, कि इस तरह की बातचीत अगर ज़्यादा हो सके और ज़्यादा जगहों पर हम ले जा सकें और ये हो सके, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि ज़रूर ये जिस तरह के दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, उससे जूझने में, उससे लड़ने में बहुत बहुत महत्वपूर्ण है इस तरह के मंच और कॉन्वर्सेशंस। और बिल्कुल ये किसी कोई भूल तो नहीं सकता कि एक तरफ ये हो रहा है, और अभी लगभग सबने ही जिक्र किया यहाँ पर कि जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल जैसे आयोजन भी हैं, जहाँ पर देखिए चमक धमक तो बहुत है, लेकिन मैं इस बात को भूल नहीं पा रही। अभी अभी इन्होंने कहा टेलीविज़न की बात, तो मैं नहीं भूल पा रही हूँ कि मुझे लगता है हमारे इस दौर में, क्योंकि बड़े बड़े जो मीडियम्स हैं, खास करके जो टेलीविज़न का मीडियम है, जो बहुत ही ताकतवर मीडियम है लोगों के जनमानस को शेप करने में, उसको बनाने में, उसकी जो हालत है वो हमारे सामने, और उसमें से इतने सारे चैनल जो सिर्फ सरकारी प्रोपेगेंडा के नहीं, मेरे ख्याल से मैं जब बड़ी हो रही थी तो सिर्फ दूरदर्शन था, डीडी था, और डीडी सरकारी प्रोपेगेंडा का तो था ही साधन, लेकिन वो फाशीवादी प्रोपेगेंडा का साधन नहीं था। अभी जिस तरह का फाशीवादी प्रोपेगेंडा जो मौजूदा सरकार के लिए तो है ही, उसके शीर्ष नेतृत्व के लिए तो है ही, लेकिन ये नफरत भड़काने का, माइनॉरिटीज़ के खिलाफ, महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ, तमाम तरह के सवालों पर नफरत भड़काने का एक हथियार वो जो बन गए, तो जाहिर सी बात है कि हम जैसे लोग, मेरे जैसे लोगों को तो वहाँ जा कर के उस प्रोपेगेंडा का एक पात्र बनने, चाहे विलन का ही पात्र क्यों न हो, लेकिन पात्र बनने की इच्छा नहीं होती, इसलिए लगभग नहीं जाते। लेकिन जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल को अगर जी स्पॉन्सर्ड है वो, तो क्या ये सवाल नहीं पैदा होता कि वहाँ पर बातचीत होगी किताबों के बारे में, वहाँ बातचीत होगी विचारों के बारे में, वहाँ बातचीत होगी फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में, कि लोगों को अपने बात कहने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए, लिखने की आज़ादी होनी चाहिए, बढ़िया बढ़िया बातचीत होगी। लेकिन आपको जो स्पॉन्सर कर रहे हैं, जिनका नाम लगा हुआ है उस पर्व में, वो इन सारे विचारों के खिलाफ मुखर तरीके से ही नहीं हमला कर रहे हैं, चुन चुन करके जितने सरकार के विरोध में, फाशीवाद के विरोध में आवाज़ें हैं, उनको चुन चुन करके, उनका चेहरा दिखा करके उनको आतंकवादी बता रहे हैं, उनको देशद्रोही बता रहे हैं। तो ये सवाल तो मेरे लिए तो है कि इसको, ये टीना की बात कहा हिमांशु जी ने, तो मैं मानती हूँ ये बात मैंने और जगह भी कहा है कि लिटरेरी साहित्य या कला या संस्कृति के आयोजनों के लिए कॉरपोरेट फंडिंग के लिए कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, विकल्प है ही नहीं, वो करना ही पड़ेगा हमको। ये मैं बिल्कुल स्वीकार नहीं करती। आज सुबह भी संजय जोशी की बात में भी समझ में आया कि किस तरह से एक पूरी तरह से लोगों द्वारा फंडेड जो सांस्कृतिक आंदोलन है, इवन वो भी फिल्म जैसे मीडियम के लिए है, जिसके लिए कहा जाता है कि खर्चा ज़्यादा है, सारी चीज़ें हैं, वो भी कितना सफल हो सकता है, कितने छोटे छोटे शहरों में वो जा सकता है, कितने लोगों के बीच में जा सकता है, कितने लोग जुड़ सकते हैं। मेरे ख्याल से ये बिल्कुल इस उम्मीद के साथ में और इस कॉन्फिडेंस के साथ ऐसे आयोजन होते हैं, और ये कॉन्फिडेंस हमें बनाए रखना होगा। मैं ये सोच रही थी यहाँ राजस्थान आते हुए कि इस समय राजस्थान के बहुत सारे हिस्से और नॉर्थ इंडिया के बहुत सारे हिस्से, राजस्थान हरियाणा उसमें सबसे खराब तरीके से, लेकिन और भी जगह ये जल रहे हैं, और ये किस चीज़ को लेकर के इनको जलाया जा रहा है, वो एक फिल्म, तो एक फिल्म के बहाने इसको जलाया जा रहा है।
इस बात को हम कैसे समझें? एक चीज़ तो मुझे लगता है कि बिल्कुल ये लोग जिस तरह से जो ऐसी फिल्मों को लेकर के उसके इर्द गिर्द जो राजनीति होती है वो तो समझने वाली बात है, शायद समझते हैं सब लोग। कुछ बातें लेकिन मुझे लगी जिसको थोड़ा अंडरलाइन करने की जरूरत है। एक तो ये कि मैं देखती हूँ कि अगर कोई दलित आंदोलन कहीं हो रहा है, दलितों का भीमा कोरेगांव के सवाल पर आयोजन हो रहा है, उन पर हमला होता है, उसके खिलाफ वो आंदोलन करते हैं, तो मीडिया के 99% जगहों पर लिखा जाता है कि ये तो जातिवाद हो रहा है। ऊना में आंदोलन होता है, ऊना में जिन्होंने आंदोलन किया वो चुनाव लड़ते हैं, तो वहां पर देश के प्रधानमंत्री से लेकर के तमाम लोग गुजरात में कहते हैं जातिवाद हो रहा है। और ये एक आम समझदारी है जो बनाई जाती है, बिल्कुल आम समझदारी है। मेरे अनुभव में युवा लोगों से क्लासरूम्स में जाकर के बात करने का मेरा अनुभव ये है कि लगभग हर जगह अगर आप पूछते हैं कि जातिवाद खराब चीज़ है, सब कहेंगे बिल्कुल बहुत खराब चीज़ है। जातिवाद का उदाहरण दीजिए। सबसे पहला उदाहरण होगा आरक्षण, कि आरक्षण तो जातिवाद है, आरक्षण जातिवाद है, ये आपको हर जगह उदाहरण मिलता है। तो ये जो आम समझदारी है, इसमें इस तरह का खुला नंगा नाच कोई कर रहा है, वो राजपूतों के शान के नाम पर कर रहा है, और ऐसे आइडिया को लेकर के कर रहा है जो पूरी तरह से महिला विरोधी है। वो महिलाओं के नाम पर कर रहे हैं, लेकिन महिला को कैसे होना चाहिए, महिला हमारी प्रॉपर्टी है, हमारे समाज की महिला है, और उसका गलती से भी किसी को ये बात नहीं कहनी चाहिए कि उसका किसी राजपूत महिला का, हिंदू महिला का गलती से भी किसी मुस्लिम रूलर के साथ या मुस्लिम के साथ में कहीं कोई संवाद हो सकता है, ऐसा शायद फिल्म में है ही नहीं। फिल्म भी उसी, ये तो मजेदार चीज है कि जो इमेजिनेशन करनी सेना वालों का है, उस इमेजिनेशन में, उस कल्पना में, और शायद पद्मावत फिल्म के कल्पना में कोई खास अंतर नहीं है। वो भी अलाउद्दीन खिलजी को बिल्कुल भयानक विलन के रूप में, मीट खाता हुआ रेपिस्ट विलन के रूप में दिखाता, और दूसरी तरफ राजपूतों के शान के बारे में हर दोष, वो उसमें 2-3 लाइन के बाद में राजपूतों के शान के बारे में चीजें कही जा रही, यही रिव्यूज में आ रहा है। लेकिन ये जो हो रहा है उसमें इसको जातिवाद कोई नहीं कह रहा, इसको मीडिया में भी लगभग कहीं भी इसको जातिवाद नहीं कह रहा, और आतंकवाद कोई नहीं कह रहा कि बच्चों पर आप हमला कर दे रहे हैं, लोगों के सर काटने की, सर कलम करने की धमकियां दे रहे हैं खुल करके टेलीविजन पर, देश बटेगा कह रहे हैं, उनके लिए कोई नहीं कह रहा कि आप तो टुकड़े टुकड़े गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग होने के लिए शायद उन लोगों को जेएनयू का होना जरूरी होगा, करनी सेना वाले जेएनयू में भर्ती हो जाए तो शायद उनके बारे में भी चलेगा इस तरह की बातें। लेकिन ये एक तरह की आम समझदारी है जो बना हुआ है, जिसको लेकर के उसे चैलेंज करने के लिए जो चीजें करने की जरूरत है, शायद उसके बारे में हम लोगों को सोचने की जरूरत है कि ये क्या है जिसकी वजह से ये इसको कर ले जाते हैं। और ये भी सोचिए कि पद्मावत फिल्म सिर्फ कोई फिल्म को लेकर के हो रहा है, ये है नहीं। दरअसल ये हम लोगों के, ये बहुत पहले से चल रहा है, जिसमें लव जिहाद को लेकर के जो पूरा अभियान ये लोग चला रहे हैं, भाजपा वाले और भाजपा के नजदीक वाले, बिल्कुल सोचा समझा अभियान है। कोबरा पोस्ट की स्टिंग में इसमें आ गया था कि ये चला रहे हैं अभियान, जगह जगह इसमें बीजेपी के नेता, आरएसएस के नेता इन्वॉल्व है। ये क्या करते हैं, ये हमारे समाज में मौजूद, और मैं इस चीज को इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं मानती हूँ कि हम लोग जो प्रगतिशील वामपंथी विचार के लोग हैं, अक्सर जब हम कहते हैं जन संस्कृति, जन साहित्य या जन जो भी, तो शायद हमारे मन में हम उस बात को कह रहे हैं जो जन के अंदर सबसे अच्छा पहलू, जन, या जो हम चाहते हैं जो पहलू मजबूत हो या कल को हो ऐसा समाज। लेकिन जन संस्कृति में, जन साहित्य में, जन सब कुछ में बहुत सारे बहुत खराब विचार भी आम समझदारी में हैं। और ये शायद भारत में, पूरे भारत में, मुझे लगता है हर कम्युनिटी में। और आप देखेंगे कि अभी अभी जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की डेटा आई, वो क्या बताता है हम लोगों को, वो बताता है, उसमें उसमें बहुत सारे इस पर आर्टिकल्स आए पेपर्स में, लेकिन जो सबसे मेरे लिए इंटरेस्टिंग, जिसको मैं हर बार एनएफएचएस के डेटा में देखती हूँ, उस पर चर्चा लगभग आपको कहीं नहीं मिलेगा।
क्या है वो? आप देखिएगा जो चैप्टर महिलाओं की मोबिलिटी पर है कि महिलाएं कितनी प्रतिशत महिलाएं घर से बाहर जा सकती हैं बिना किसी से कुछ पूछे, वो खुले तरीके से आराम से मार्केट जा सकती हैं, हेल्थ सेंटर जा सकती हैं, चाहे कहीं और जा सकती हैं, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसको अगर आप देखेंगे तो इतनी कम परसेंटेज है, और ये अक्रॉस कास्ट से आपको थोड़ा बहुत फर्क दिखेगा कास्ट्स में, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। लगभग हर समाज में ये है। हाँ, जब वो काम करती हैं महिलाएं तब उनकी मोबिलिटी थोड़ी सी बढ़ती है, लेकिन तब भी ये और भी सर्वेस दिखाते हैं कि तब भी उनको घर से परमिशन लेने वाला जो पहलू है बहुत हाई है। ये सब क्या है, क्यों है? दरअसल वो इसलिए है क्योंकि हमारे पूरे सोसाइटी में कास्ट बाउंड्री को कैसे बनाए रखें इसको लेकर के ऑब्सेशन है कि इसको नहीं तोड़ने दे सकते। और कहीं वो हमारी बेटी जो है गलती से प्यार करके कोई और शादी कर ले, जाति तोड़ के शादी कर ले, समाज से बाहर शादी कर ले, फेथ के कम्युनिटी मतलब धर्म से बाहर शादी कर ले, तो क्या होगा? अनर्थ हो जाएगा। ये भय, ये खतरा तो रहता ही रहता है। और उसको जाकर के बिल्कुल अनरिंग तरीके से इसको जाकर के ये लोग टारगेट करते हैं, इसलिए ये लव जिहाद का हुआ खड़ा करते हैं। और मैं ऐसे सिचुएशन को देखती हूँ कि जो चीज पूरी तरह से मिथकीय है, लेकिन तब भी मुझे अच्छे प्रोग्रेसिव अंग्रेजी बोलने वाले बढ़िया एंकर मिलते हैं जो प्रगतिशील है, सब कुछ है, लेकिन वो कहते हैं लेकिन ऐसा तो आप कैसे कह सकती हैं कि है ही नहीं, होगा ही, हो सकता है कहीं कहीं लव जिहाद होता हो। उन्होंने कहा लव जिहाद ये है क्या भाई? कोई शादी कर रहा है, कोई प्यार कर रहा है, उसको कैसे कोई कह सकता है कि इसमें कहीं जिहाद इन्वॉल्व है? ये तो पूरी तरह से इस्लामोफोबिया है। ये मुसलमानों को दिखा रहा है कि ये सारे ही वैसे हैं जैसे फिल्मी अलाउद्दीन खिलजी, सब उस तरह के हैं। सबका हमारी बेटियों पर आज तुर्क फिल्म इतना सुंदर तरीके से इसका विरोध किया। लेकिन मैं इसको कह रही हूँ कि ये पद्मावत से जाकर के जुड़ता है ना, क्योंकि पद्मावत फिल्म और उसके इर्द गिर्द जिस तरह का एक पूरा चल रहा है, पद्मावत मत देखिए कहने वाले जो लोग हैं और जो आंदोलन चला रहे हैं, एक तरफ वो है और दूसरी तरफ जो देख भी लेंगे उनका भी क्या होगा वो भी पता है। तो इसमें तुरुप जैसी फिल्म कैसे ज्यादा लोग देख पाए, ये इससे ज्यादा जरूरी बात क्या हो सकता है? तो बेहद जरूरी है जिसके इर्द गिर्द एक बातचीत हो सके, और बातचीत के बहुत सारे तरीके जरिए होंगे जिस सबको करना है। और मुझे एक बात लगती है कि जो साहस है जिन महिलाओं का जो ऐसे दबाव में नहीं आते, हम सबके पास शायद ऐसी ढेर सारी कहानियां होंगी जिसमें इस तरह का दबाव जब घर परिवार का बनता है तो अच्छे खासे बने बनाए जो प्यार के रिश्ते हैं वो टूट जाते हैं, क्योंकि वो लड़की कहीं ना कहीं अंदर उसका कुछ मर जाता है, वो महिला उसके अंदर कुछ टूट जाता है और उसका हौसला टूट करके वो खत्म हो जाता है, वो परिवार की हो जाती है और उसके बाद उसके आगे का जीवन वो कम्युनिटी तय करता है। और उसमें वो जो एक उम्मीद थी कि कुछ नया हम बनाएंगे, कुछ रूल्स हम तोड़ करके नए समाज की तरफ बढ़ेंगे, वो टूट जाता है। उसमें जिस तरह की हिम्मत मैंने हादिया को दिखाया, जिसका सिर्फ परिवार नहीं, परिवार के तरफ के साथ पूरा तंत्र, यहाँ तक कि कोर्ट्स जो है वो खड़े हो गए और उसको कहने लगे कि तुमको बाप की हिरासत में रहना होगा। मेरे लिए ये मैंने फांसीवाद का खतरा जो है वो सिर्फ गैस चेंबर आएगा तब होगा ये नहीं, मेरे लिए उसकी आहट मेरे कान में सुनाई पड़ता है तब भी जब मैं देखती हूँ कि हमारे देश का कोई कोर्ट लिख पा रहा है कि आपकी इस महिला को अपने पिता की हिरासत में लाना हो, इन द कस्टडी ऑफ हर फादर, कस्टडी। एंड दिस इज, इसको सुनते साथ सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कहता कि क्या बकवास है, फेंक दो इसको, पलट दो, जल्दी से इस कलम को मिटाओ ना। वो सब बैठ करके कहते हैं, यहाँ तक कि सामने हादिया खड़ी है तो बहस करते हैं आपस में कि इसको क्या हम सुन सकते हैं? अगर हम इसकी बात को सुनेंगे तो इसकी बात क्या उसकी अपनी बात होगी या ये ब्रेन वॉश्ड होगी? जैसे गुरमेहर कौर ने बोला तो उसके बारे में मंत्री साहब, होम मिनिस्टर जो है, मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर होम किरण रिजिजू, वो कहते हैं कि इसका दिमाग किसने खराब कर दिया। तो महिलाएं तो अगर बोलेंगी आजादी से, आपके मन की बात नहीं बोलेंगी, अपने मन की बात बोलेंगी, तब उनका दिमाग जरूर किसी ने खराब किया है। ये जो इस समझदारी ये है, लेकिन इस समझदारी को एक वर्च्यू बनाना,
इस समझदारी, ये समझदारी सबसे अच्छी चीज है ये कहना और उसको बढ़ावा देना जम करके, ये जो आज के राजनीतिक माहौल में हो रहा है। और इसके खिलाफ जो खड़े होकर के बोलता हो उसको 10 गाली दीजिए, उसको धमकी दीजिए, उसकी हत्या करिए जैसे गौरी लंकेश की हत्या हुई। हम आज इस माहौल में हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज अगर सामने आकर के कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, तो हाँ, लोकतंत्र खतरे में है। और मुझे लगता है कि उस लोकतंत्र को सिर्फ बचाने के लिए अगर हम लोग छटपटाएंगे और कहेंगे कैसे बचाएं कैसे बचाएं, और बचाने के नाम पर उस लोकतंत्र का सबसे घटिया, सबसे कमजोर, सबसे कम चीज को हम कैसे बचा लें इसके बारे में हम चिंता करें, तो शायद वो भी नहीं बच पाए। मुझे लगता है कि हमें जो लड़ाई लड़नी है इस फाशीवादी निजाम के खिलाफ, और फाशीवाद मैं इसको बिल्कुल कहूंगी, ये फाशीवाद से कम कुछ नहीं है। फाशीवाद के लिए हमें गैस चेंबर का इंतजार नहीं करना है। फाशीवाद है जिस तरह का, कोई भी चीज वो सिर्फ तानाशाही नहीं रहती, जब वो जनता के एक हिस्से को अपने पक्ष में खड़ा करती है तब वो फाशीवाद का उसको आपको परिचय देना पड़ेगा। और तब मुझे लगता है कि उससे लड़ने के लिए हमारे अपने जो आंदोलन है, हमारे अपने जो लड़ाइयाँ हैं, उसको हम कैसे बिल्कुल जम करके, असर्ट करके आगे करें। क्योंकि हम जिस चीज के लिए लड़ रहे हैं वो सिर्फ कोई मिनिमम चीज बचा लेने के लिए नहीं है, बल्कि एक बेहतर समाज बनाने की लड़ाई लड़ते रहना है। इसके लिए हमको फाशीवाद को बिल्कुल डिफीट करना है। फाशीवाद से पहले जो था बस उसको बचा लेना है किसी तरह, ये सोच करके लड़ेंगे तो ये भी नहीं हार पाएगा। इसलिए मुझे लगता है इस समय जो आंदोलनों की एकता की और कोशिशें हो रही हैं चारों तरफ, बहुत अच्छी अच्छी कोशिशें हो रही हैं। उसकी एक कोशिश मुझे यहाँ भी नजर आती है जिसमें विविध तरह के लोग एक साथ मिल करके इस तरह के पहल को करते हैं। तो मैं बस इसी बात के साथ, इसी उम्मीद के साथ अपनी बात समाप्त करूंगी कि हम लड़ेंगे साथी नाम का एक मंच किसी लिटरेरी फेस्टिवल में है। ये ऐसा लिटरेरी फेस्टिवल सब जगह होने की जरूरत है जिसमें लड़ेंगे और जीतेंगे वाले नारे के साथ में, जय भीम और इनकलाब जिंदाबाद के नारे के साथ में हम लोग लड़ाई के बारे में और संघर्ष के तरीकों के बारे में भी चर्चा कर पाए। कितना अच्छा लग रहा है ऐसा करते हुए। नहीं, पूरा टाइम नहीं, थोड़ा बचा है, तो टाइम बच रहा है जिसमें आप लोग चर्चा या बात कर सकते हैं।